अब एटम्स आपको पता है दो मेन टाइप के एटम्स आपके हैं, कौन कौन से हैं जी? आपके मेटल्स हैं, आपकी नॉन मेटल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। तो जो रेडियस हम डिस्कस करेंगे जो हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे वो हमारे दो टाइप के होंगे। एक हम अपने नॉन मेटल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक हम अपने मेटल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन वाइज वो सेम डेफिनेशन जो हमने बताई है बच्चों को वही बतानी है कि अगर हमारे दो नॉन मेटल के एटम्स आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो आप उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दो तो उसका रेडियस निकल जाएगा। अब वो क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसीलिए हम इस रेडियस को कोवलेंट रेडियस के नाम से जानते हैं। अगर हमारे एटम्स मेटल के एटम है वो भी हमें वही करना है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मेटल के एटम्स में जो मेटेलिक एटम्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं। एक में हमने कोवलेंट बॉन्डिंग का नाम दिया है, एक में हमने मेटेलिक बॉन्डिंग का नाम दिया। तो मेटेलिक रेडियस भी आपको उसी टाइप से निकालना है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें हमारा मेटेलिक रेडियस। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है हमारी जो हम अपने बच्चों को बता देंगे कि भाई रेडियस जो है वो किस तरीके से निकाला जाए। इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को हमें ये भी क्लियर कर देना है कि ये जो रेडियस होते हैं ये कई बार चेंज भी हो जाते हैं। जैसे हम अपनी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमारे जो फ्लोरीन का रेडियस है वो मॉडिफाइड किया गया क्योंकि ये प्रोबेबल वैल्यूज है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हमारी प्रोबेबल वैल्यूज मिलती है हमें जिसमें कई बार चेंजेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये उन्हें और क्लियर करेगा इस चीज को कि हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने ले लिया एग्जाम्पल जो आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्लोरीन के एटम जुड़ते हैं। उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया, उस डिस्टेंस की वैल्यू हमारी 198 पिकोमीटर आ गई। उस 198 को हमने हाफ कर दिया तो क्लोरीन एटम का जो रेडियस हमारा आ गया वो कितना आ गया जी? वो आ गया 99 पिकोमीटर। सेम एज इट इज हम लोग कॉपर मेटल का एग्जांपल दे सकते हैं कि जो कॉपर का लैटिस होता है उसमें कॉपर के दो एडजेसेंट एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 256 पिकोमीटर का है, उसको हम हाफ कर देंगे तो 128 पिकोमीटर जो वैल्यू आएगी वो हमारी कॉपर का मेटेलिक रेडियस होगा। तो इससे बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि भाई यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, हम रेडियस को किस तरीके से निकाल रहे हैं। सिंगल एटम का रेडियस नहीं निकाला जा रहा है इसलिए दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकाल के उसे हाफ करते हैं। अब इन दोनों के अलावा कोवलेंट और मेटेलिक रेडियस के अलावा एक तीसरा रेडियस भी होता है। ये उन एटम्स के लिए होता है जो आपस में बॉन्डेड नहीं होते। जैसे हम लोग जानते हैं हमारी नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस के एटम तो आपस में जुड़ते ही नहीं है हमारे। तो ऐसे नोबल गैसेस के एटम या कोई और ऐसा एटम जो नॉन बाउंडेड कंडीशन में प्रेजेंट है उनका रेडियस अगर हमें बताना है तो उस रेडियस को वॉन डेर वाल रेडियस का नाम दिया गया। और वॉन डेर वाल रेडियस जो की वैल्यू रहेगी वो सबसे ज्यादा क्यों रहेगी? क्योंकि हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं उस डिस्टेंस में जो नॉन बाउंडेड कंडीशन में एटम प्रेजेंट है तो बीच का जो गैप उनका आएगा वो भी इंक्लूडेड हो जाता है। इसीलिए किसी भी एटम का जो वॉन डेर वाल रेडियस रहता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है। तो पहले तो बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि भाई रेडियस हमारे एटम के जो रेडियस हैं वो 3 टाइप के हैं। मेटल्स के लिए मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल्स के लिए कोवलेंट रेडियस और जो नॉन बॉन्डेड कंडीशन में नोबल गैसेस के एटम उनके लिए वॉन डेर वाल रेडियस। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें क्या बतानी है अपने बच्चों को कि जो प्रोडक्ट टेबल हम लोगों ने बनाई है उसे उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने आप को एक फिक्स पैटर्न में फॉलो कराती है, मतलब उनका एक प्रोडक्ट ट्रेंड बनता है। तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है एटम का, जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट
जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 पीरियड के एग्जांपल लिए हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड में हमारे एलिमेंट्स हमें मेंशन किए गए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप उनके रेडियस की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी सिंपल सी बात ये हुई कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारा रेडियस जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है। सेम टाइप का ट्रेंड आप पीरियड नंबर थर्ड के एटम्स में भी देख सकते हैं। इसमें भी हमें टोटल मिला के 7 एटम्स प्लेस किए गए हैं और उनके रेडियस की वैल्यू भी लिखी गई है। तो ये दो जो पीरियड के रेडियस हमें दिए गए हैं, ये बच्चों को ये चीज क्लियर कर देंगे कि जो प्रोडिक्ट ट्रेंड होता है रेडियस का, वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। अब ये डिक्रीज क्यों आता है, क्योंकि बच्चे के मन में सवाल आएगा, नॉर्मल सी बात है कि ये डिक्रीज क्यों आया है। तो हमने सेकंड चैप्टर जब बच्चों को समझाया होगा तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट वर्ड हमने उनके साथ डिस्कस किए होंगे, एक शील्डिंग इफेक्ट और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए हमारे सेकंड चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो आगे हमारे बार बार कॉन्टिन्यूसली यूज होते रहे। तो इसमें हमें सीधा सीधा बताना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स के द्वारा लगने वाली फोर्स। जो प्रोटॉन हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल फोर्स लगा रहे होते हैं उसे हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा रेडियस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही होगी वो भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी। इसीलिए हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है। उसी तरीके से ग्रुप में भी है हमारा ट्रेंड। में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को यही रहती है कि सर हम ट्रेंड पढ़ तो लेते हैं बट ये ट्रेंड फॉलो तो नहीं होते सारे। ये हमें ध्यान रखना है कि हमने जो ट्रेंड डिस्कस करने हैं जनरल तरीके से डिस्कस करने हैं। एक्सेप्शंस भी बतानी है उनको, ऐसा नहीं एक्सेप्शन नहीं बतानी है, बट पहले उनको हमेशा जनरल ट्रेंड से इंट्रोड्यूस करना। अब जैसे हमने पीरियड का बता दिया, पीरियड में हमने 2 पीरियड ऐसे एग्जांपल दे दिए जिससे बच्चे का माइंडसेट बन गया कि हाँ जी हमारा लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज हमेशा डिक्रीज। अब हम ऐसे ही 2 ग्रुप के एग्जांपल दे सकते हैं जी, जिनमें कॉन्टिन्यूसली डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारा साइज इंक्रीज हो। क्योंकि अगर कोई चीज पीरियड में डिक्रीज हो रही है तो वो ग्रुप में हमेशा इंक्रीज ही होगी। तो बच्चों को ये समझा दें हम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उनके अगर क्लियर रहेंगे तो उन्हें 11th के चैप्टर्स एस ब्लॉक पी ब्लॉक में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 12th का जो पी ब्लॉक चैप्टर है उसका भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर रहेगा। इवन जो डी ब्लॉक पढ़ाते हैं 12th क्लास में वो भी उनके लिए, तो ये एक चैप्टर जो है उनके 4 चैप्टर के बेस को क्लियर करेगा। अब डाउन द ग्रुप हमारा जैसे ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इन सब के एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हमने लिखी हुई है, जो हमें ये सारी रेफरेंस वैल्यूज हैं जो हम एनसीईआरटी से यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी एक टेबल हमने ओपन करके बच्चों को समझाना है कि आप मैथमेटिकल वैल्यूज को देखो कि डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारा जो साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। अब इसका भी सेम रीजन, उसी तरीके से आपको रीजन उन्हें समझाना है कि साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर बार एक नई शेल एटम में ऐड होती है और जो अंदर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन पे उतनी फोर्स नहीं लगा पाता और हमारे एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होता है। तो ये 2 चीजें हम बच्चों को अगर क्लियर करेंगे तो इससे हमारा फायदा ही होगा कि आगे आने वाली जो चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो रेडियस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि एक बार हम बच्चों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि भाई रेडियस डाउन द ग्रुप हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, तो उन्हें बाकी जो चीजें समझानी है हमें वो अपने आप ही वो कोरिलेट कर पाएंगे। एक्सेप्शंस भी आप समझा सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट एक्सेप्शंस के लिए ऐसा हमें आने वाले जो चैप्टर्स मिलेंगे उनमें हम समझाएं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। जो बहुत ज्यादा जरूरी एक्सेप्शन है वो हम यहाँ समझा दें
और कोई अगर ऐसी एक्सेप्शन है जो हम अभी अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम बाद में भी समझा सकते हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस जो है, ये उम्मीद है हम अपने बच्चों को ढंग से क्लियर कर पाएंगे कि हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कैसे वेरी करता है। इसी तरीके से जैसे एटॉमिक रेडियस हमारे पास है, उसी तरीके से हमारा आयनिक रेडियस भी होता है। अब आयनिक रेडियस क्या है? आयनिक रेडियस में हमें पहले बच्चों को बता देने कि भाई हमारे पास दो टाइप के आयन है, कैटायन और एनायन। कैटायन वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं, एनायन वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को इस कैटायन एनायन में भी कई बार प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हमारे पास साइंस में आते हैं, उनको कई बार इससे थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये उन्हें जरूर क्लियर करें कि कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनेंगे और एनायन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने से। अब कैटायन का और एनायन का जो साइज है वो एटम के कंपैरिजन में या तो ज्यादा होगा या कम होगा, दो ही बात हो सकती है। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूसली बार बार कुछ पूछे जाने वाला टॉपिक भी है, जो हमारे एग्जाम में बच्चों को बार बार पूछा जाता है कि हमारा जो रेडियस होता है कैटायन का, वो पेरेंट एटम्स से कैसे वेरी करता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, हमारे बच्चों को मिलते हैं बार बार। तो कैटायन जो रहता है उसका रेडियस हमेशा छोटा रहता है। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का साइज है 186 पिकोमीटर, लेकिन जो Na+ बना सोडियम से, उसका जो रेडियस है वो सिर्फ 95 पिकोमीटर है। यानी कैटायन हमेशा एनायन से छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि जब कैटायन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए एक या एक से ज्यादा, तो उसकी वजह से जो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहेगी। अब प्रोटॉन जो फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, वही सेम रिलेशन हम बनाएंगे कि प्रोटॉन भाई ज्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे कम हो गए हैं, तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अब लगाने वाले हैं वो पहले से ज्यादा लगेगी। और अगर फोर्स ज्यादा लगेगी तो हमारे जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो न्यूक्लियस के और पास आ जाएंगे। इसीलिए कैटायन का जो रेडियस होता है वो हमेशा हमारे पेरेंट एटम से छोटा रहता है। एनायन का रेडियस हमेशा हमारे पेरेंट एटम से बड़ा रहे। जैसे फ्लोरीन एटम जो है उसका रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है वो 64 पिकोमीटर है, लेकिन फ्लोरीन एटम से जो फ्लोराइड आयन बनता है हमारा, उसका रेडियस हमारा 136 पिकोमीटर होता है। तो आप सडन चेंज जो आ रहा है रेडियस का, वो एग्जांपल से उन्हें समझाएंगे तो ये चीज उनके माइंड में फिट हो जाएगी जी कि कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है। एग्जांपल जरूर दें ताकि उन्हें ये हमेशा क्लियर रहे कि भैया ये रेडियस जो है वो उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो भी एक मैथमेटिकल वैल्यू भी कंपेयर। अब इसमें उन्हें हम क्या रीजन देंगे? उन्हें हम बोलेंगे कि देखो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है एटम में वो ज्यादा हो गई है प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन जो हैं जब ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी रिपल्शन इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे सेम चार्ज के हैं तो रिपेल तो करेंगे। तो जो रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है, उस रिपल्सिव फोर्स के बढ़ने की वजह से जो एनायन का साइज होता है वो हमारे पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा है। तो हमें एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में क्लैरिटी जब आ जाएगी बच्चों को हमारे, तो फिर आगे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये दो रेडियस उन्हें क्लियर है तो वो बहुत सारी चीजों को फिर आपस में रिलेट भी कर पाएंगे और उन्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में फायदा भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तंग करते हैं बच्चों को। ये चैप्टर उनका जितना ज्यादा हम क्लियर रखेंगे, ये स्पेशली ये 5 टॉपिक जो हमारे हैं जो हम डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स के बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमारी। तो इन ये सब चीजें हमें क्लियर है। थोड़ा आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट सेशन है जो मैं कंडक्ट कर रहा हूं, तो आप लोगों को सहयोग मिलता रहे। इसमें जो हमें टॉपिक्स में क्लियरिटी आ रही है, टॉपिक्स में कोई डाउट वगैरह, जो भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस सर, बिल्कुल क्लैरिटी है सर, बहुत अच्छा क्लैरिटी है। थैंक यू। अब एक चीज और जो हमारे काम आएगी, हमारे बच्चों के भी बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ ये ना सोच के पढ़ाएं कि जी हमें उन्हें 11-12 पास करानी। बिल्कुल हमें माइंडसेट अपना इस तरीके से रखना है
कि भाई ये हमारे जो बच्चे हैं ये आगे कंपटीशन एग्जाम ज्यादा से ज्यादा क्लियर, और ये हम सबको पता है कि हमारा 11th जो है वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा ज्यादा पूछी जाती है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को पूछी जाती है। जैसे हमने मेंस का एग्जाम एक बार मैंने देखा तो उसमें एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 4 स्टेटमेंट बनाने के बाद बच्चे से बेसिक लेवल पे सिर्फ ये पूछा गया था कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं, अब सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उनको सेकंड चैप्टर में पता चल चुकी होंगी, लेकिन हम फिर भी एक बार उन्हें रिपीट करा दें तो वो अपने आप ही जवाब देंगे कि वो स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे हमारा Na+ और F-। Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एक ऑर्डर बार बार पूछा जाता है अरेंज करने के लिए कि भाई ने अरेंज कर ली। अब उसमें हमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन सबके पास बराबर है, तो जो उनका साइज अफेक्ट होने वाला है वो उनके न्यूक्लियस की फोर्स से अफेक्ट होने वाला है, जो न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा उन इलेक्ट्रॉन। तो आपको प्रोटॉन्स देखने हैं, जिसके पास जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। अब इसको हम 4 से कैसे रिलेट करें प्रोटॉन्स को, तो एक सिंपल सा रिलेशन है कि भैया जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज एटम का बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो प्रोटॉन की संख्या तो ज्यादा हो ही जाएगी। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हमारे कैटायन का होगा उसका साइज उतना छोटा हो जाएगा। और एनायन में उल्टा है, एनायन में जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से उनकी रिपल्शन बढ़ेगी, और जितनी रिपल्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की उतना ही उनका साइज बड़ा होता चला। तो अगर हमें 4-5 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे दिए जाएं, एंट्रेंस एग्जाम में 3 या 4 देते हैं, और आपसे पूछा जाए कि इन्हें अरेंज करना है, तो उन्हें एक सिंपल सी चीज बता देनी है कि जो कैटायन का साइज, जो हमारे कैटायंस हैं वो हमेशा छोटे रहेंगे एनायंस के कंपैरिजन में आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में। और अगर हमें एक से ज्यादा कैटायन दिए गए हैं तो जिसका जितना ज्यादा चार्ज है उसका साइज उतना छोटा रहेगा। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे जो बच्चे हैं वो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करते। ठीक है, कि हमारा कैटायन जो है वो छोटे हैं और एनायन बड़े हैं, इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करना हो तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। तो साइज से वो आसानी से उस अरेंज करने वाले क्वेश्चन को भी अटेंड कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो हमारे चैप्टर्स में यूज होना है, जिनके मैंने नाम बताया आपको, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले बच्चा पूछता है एंथैल्पी क्या है, तो हम इसे पहले से 2 पार्ट में हमने समझाया कि आयनाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना। तो एटम में से हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करा रहे हैं उसे हम आयनाइजेशन बोल रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में जो एनर्जी हमें देनी पड़ी होगी उस हीट एनर्जी को एंथैल्पी का नाम दिया गया। तो वो हीट एनर्जी जो हमने अपने एटम को दी है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए उसको हम उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड है जो बच्चों को जरूर बताने हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो कई बार बच्चों को सेकंड चैप्टर से थोड़ा कंफ्यूज कर देती है कि सर सेकंड चैप्टर में तो आपने उसको कुछ और नाम दिया था जब आपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कराए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ाया होगा हमने, तो उसमें उसको अलग नाम दिया था हमने। तो हम उन्हें ये क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो एटम, जिस एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो हमारा अकेला गैसियस स्टेट में रहना चाहिए। तो उसके लिए कीवर्ड उनको हाईलाइट करके देंगे जी कि इस डेफिनेशन में बेटा अगर ये कीवर्ड नहीं लिखे हुए तो आप मार्क्स जो है वो बोर्ड में लूज करें, या 11th के एग्जाम में अगर डेफिनेशन आ जाती है तो इन कीवर्ड्स को लिखना जरूरी है कि आइसोलेटेड गैसेस होना जरूरी। और अब हर एटम की अलग अलग टेंडेंसी है, ये हम सबको पता है कि कोई 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, हर एटम अलग अलग इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा रिलीज कराया, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सो ऑन, जितने भी रिलीज करा। दूसरा उन्हें यह भी बताना है कि एनर्जी जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है, क्योंकि
हमें हमेशा एटम को इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना है एटम से, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और हमारी कन्वेंशन उन बच्चों को जरूर बताने, क्योंकि कन्वेंशन में बड़े कंफ्यूज होते हैं हमारे स्टूडेंट्स प्लस माइनस एनर्जी का, कि भैया अगर एनर्जी के सामने कोई साइन नहीं है यानी प्लस में दी हुई है, तो यानी ये रिक्वायर्ड वैल्यू। एक और बात उन्हें क्लियर करेंगे कि जैसे हमने साइज में उनको बता दिया होगा कि हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज हमेशा घटता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा साइज उतना छोटा होगा। साइज छोटा होने का मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो और ज्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाएगा, हमारे लिए अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो यानी उस बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा कि भैया सबसे जो लो वैल्यू रहती है आयनेशन एंथैल्पी की वो पहले वाली रहती है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ज्यादा एनर्जी लगेगी, तीसरा निकालेंगे और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाएंगे, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी इंक्रीज होती है। अब इसमें भी हम उन्हें ट्रेंड बताएंगे, जो प्रोडक्ट ट्रेंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे आयनेशन एंथैल्पी के ट्रेंड को भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी जो आयनेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, यहाँ मैंने फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल लिया हुआ है, एक ग्राफ हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें आयनेशन एंथैल्पी को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया हुआ है। तो इस एग्जांपल से उन्हें समझाएंगे कि भैया हम जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम होता जाता है। लिथियम को इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी चाहिए वो सोडियम से ज्यादा है, सोडियम को जो चाहिए वो पोटेशियम से ज्यादा है, पोटेशियम को जो चाहिए वो रुबिडियम से ज्यादा है, और रुबिडियम को जो चाहिए वो सीजियम से ज्यादा है। मतलब डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारी जो आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, हमेशा डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, वो उसको साइज से रिलेट करा देते हैं कि भाई हमने बताया था साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ने से हमारे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी जो आयनेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा डिक्रीज होती है। अब उन्हें अगर ग्रुप का हमने बता दिया तो पीरियड का उनसे पूछ सकते हैं जी कि भाई ग्रुप में अगर हमने डिक्रीज बोला है तो पीरियड में बेटा क्या होगी, वो अपने आप से सीधा सीधा आंसर देंगे कि अगर एक जगह हमने डिक्रीज बताया है तो दूसरी जगह इंक्रीज ही होनी है हमारी। बट इसमें ना जो एक्सेप्शंस है वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना जरूरी है, एग्जाम पर्पज से भी और आगे भी उनके लिए आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी ये डिस्कशन कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती है। उन्हें बता देंगे जैसे भाई हमारी पांचों हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे सारे एलिमेंट्स हमारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करें ये भी बेटा जरूरी नहीं है। तो उन्हें दो मेन एक्सेप्शन इस ग्राफ में हम शो करेंगे, उन्हीं ग्राफ को उन्हें शो करना है हमें। वैल्यू भी लिखी हुई है, वैल्यू उनके सामने रहेगी, उनके सामने एक पॉइंट रहेगा जी कि जो ट्रेंड है वो यूनिफॉर्मिटी से फॉलो नहीं हो रहा। उनसे ही पूछना है जी, हमें तो पहले हमें नहीं बताना, पहले उन्हीं से पूछना है कि इस जो ग्राफ में जो ट्रेंड है हमारा जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे क्या अलग नजर आ। तो इसे देखने के बाद हमारे बच्चों का नॉर्मल सी बात है, सीधा सीधा जवाब निकलेगा कि जो बोरोन है उसकी वैल्यू बेरिलियम से कम है और जो ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू नाइट्रोजन से कम। अब उन्हें हम रीजन समझाएंगे कि ये किस वजह से होता है। तो बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को समझाने के दो तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से समझा सकते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी कितनी है 1s2 2s2 और बोरोन की 1s2 2s2 2p1। तो हमने सेकंड चैप्टर के एंड में उन्हें समझाया है कि जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। दिस इज वन ऑफ द वे कि भाई बेरिलियम जो है उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है फुली फिल्ड ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल से निकाल रहे हैं, और बोरोन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, इसलिए बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है। या हम एक दूसरा तरीका बोल सकते हैं कि भाई जो एस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, तो एस के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी न्यूक्लियस की वो ज्यादा लगेगी, इसलिए एस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द पी इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से जो भी तरीका
आपको कंफर्टेबल लगे या बच्चों के साथ हम कंफर्टेबली एक्सप्लेन कर पाए, उनसे हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हमारा एक्सेप्शन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का है। उसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझा सकते हैं आराम से, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में सीखी हुई है। हम सीधा सीधा उन्हें बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो दोनों की, और उसके बाद देखो कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद, क्योंकि उन्हें टॉपिक रिलेट किया हुआ है हमने, तो प्रीवियस टॉपिक से रिलेशन कंटेंट को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम ये रिलेट कराएंगे उनको कि भाई नाइट्रोजन जो है उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन के पास हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुली फिल्ड भी नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन की ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स जो है, और उन इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज्यादा देनी चाहिए। इसको भी एक दूसरे तरीके से समझा सकते हैं कि नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, वो सेपरेट है। ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4th इलेक्ट्रॉन, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप है। तो सम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल बी देयर, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना कंपैरेटिवली आसान रहेगा। इसलिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में कम एनर्जी लगती है। तो ये एक्सेप्शन उन्हें बताएंगे तो ये उन्हें क्लियर रहेंगी, और आगे आने वालों में भी हम समझा देंगे कि ये सिर्फ इनकी एक्सेप्शन नहीं है। जैसे बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा है, तो बेरिलियम के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उन सबकी वैल्यू बोरोन के ग्रुप मेंबर से ज्यादा ही रहेगी। सिमिलरली नाइट्रोजन के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, नाइट्रोजन फैमिली जिसे बोलते हैं, उन सबकी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा रहेगी। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, क्योंकि ये उनके एग्जाम में उनकी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ इस चैप्टर में, वो है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें भी हम उन्हें समझाएंगे तोड़ के वर्ड्स को कि हमने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसमें हीट एनर्जी चेंजेस हुए। एंथैल्पी इज बेसिकली हीट एनर्जी, उन्हें हम बता चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा हमारे लिए कि जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है, उन्हें ये बता देना है। एंथैल्पी चेंज का मतलब है कि भैया कई बार हम एनर्जी को देंगे, कई बार एटम से हमें एनर्जी मिलेगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। कुछ एटम्स ऐसे हैं जिन्हें हमें एनर्जी देनी भी पड़ेगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हमें एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम रिक्वायर्ड और रिलीज वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम एंथैल्पी चेंज वर्ड यूज करेंगे। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए जो एंथैल्पी चेंज होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसमें भी वो कीवर्ड हमारे मिसिंग नहीं होने चाहिए, आइसोलेटेड गैसेस है। अब इसमें जो हमारा ट्रेंड होता है, जिस तरीके से हमारे बाकी ट्रेंड है, इसमें भी एक ट्रेंड बनेगा। हम जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसको हम साइन के साथ अगर देखें तो हम बोलते हैं लेस नेगेटिव होगी। इसके लिए भी हमारी एनसीईआरटी में हमें टेबल दी है, वैल्यूज दी है, कंपेयर आराम से करा पाएंगे कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, और जो हम नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ने से अट्रैक्शन कम होती है, और अट्रैक्शन कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जब भी एटम्स में आती है तो उन्हें एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाएंगी तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिलीज होगी वो भी डिक्रीज कर दी जाएगी। इसीलिए ग्रुप में जाते हुए हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमेशा डिक्रीज होगी। अब ग्रुप में डिक्रीज है तो पीरियड में इंक्रीज होगी। सेम अपने आप रिलेट करने देंगे उन्हें। एक चीज हमें बतानी है, दूसरी हमें सामने वाले से पूछनी है, ताकि उनको ये चीजें, एक चीज अगर हमने उन्हें क्लियर कर दी तो उनकी ये दूसरी चीज भी क्लियर रहेगी। अब ग्रुप में बता दिया तो पीरियड में अपने आप ही आंसर देंगे बच्चे की पीरियड में वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और साथ के साथ ये भी बताना है हमें कि मोर नेगेटिव होगी। नेगेटिव साइन जो हमारी एंथैल्पी का है उन्हें ये हम पहले ही क्लियर करके रखें कि प्लस माइनस जो है वो सिर्फ एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और रिलीज को शो करते हैं। माइनस का साइन एनर्जी में आता है तो वो रिलीज के लिए आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो वो एब्जॉर्ब के लिए आ रहा है। और जब हम कंपेयर करेंगे तो कभी भी माइनस साइन को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम जब भी बताते हैं
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो लिखते हैं हम ऑर्डर, उसमें ये क्लियर करें हम अपने बच्चों को कि ये जो साइन है वो कंसीडर नहीं किया जाता। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैल्यू मोर नेगेटिव या फिर कह सकते हैं इंक्रीज होगी। उसका भी सेम रीजन देंगे कि भाई साइज छोटा हो रहा है। अगर साइज छोटा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगी, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगी तो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी। बट इस ट्रेंड में जो हमारा ट्रेंड है हमारा ग्रुप वाला, इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस अपने बच्चों को जरूर बतानी। ये उनके 12th में फिर काम आएंगे डायरेक्टली। जितना हम 11th में उन्हें बताएंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी, उतना ही उनका बेनिफिट आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा। तो ये दो एक्सेप्शन जो है एक ग्रुप नंबर 16 में ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, अपने बच्चों को दिखाएंगे टेबल, एनसीईआरटी की टेबल्स का मैक्सिमम यूज करें मैथमेटिकल वैल्यूज का, क्योंकि मैथमेटिकल वैल्यूज उन्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। और दूसरा हम ग्रुप 17 की टेबल देखेंगे, तो उसमें उनको ये ऑब्जर्व कराना है कि जो स्टार्टिंग के दो एलिमेंट है ऑक्सीजन और फ्लोरीन, 16 और 17 ग्रुप में, उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी जो रिलीज हुई है उनमें, वो उनके सक्सेसिव एलिमेंट से कम है। प्रिडिक्शन में क्या था कि ज्यादा है। अब उनको ये रीजन भी देना है हमें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन है फ्लोरीन और ऑक्सीजन का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, उनका साइज हमारी प्रिडिक्शन से भी छोटा है। अगर उनका साइज छोटा होगा तो उससे जो रिपल्शन होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्बिटल अगर छोटी हो जाएगी तो जिस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने जा रहे हैं, वहां जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रिपेल करेंगे। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो वैल्यू रहती है वो अपने ग्रुप में हाईएस्ट नहीं होती है। होनी चाहिए थी हाईएस्ट, बट होती नहीं। और हो सके तो इसका ऑर्डर उनको जरूर लिखवा दें, क्योंकि ऑर्डर जो है हमारे बच्चों के काम आएगा उनके कंपटीशन एग्जाम में। क्योंकि हम अपनी तरफ से अगर एनसीईआरटी उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे तो हमारे बच्चे आगे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। और हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंट्रेंस एग्जाम। सबसे कम टाइम में हमारा बच्चा सबसे ज्यादा स्कोर करे। लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी आगे आने वाले चैप्टर में यूज होती है बहुत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरीके से डिफाइन करें, जैसे कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि भैया दो बच्चों ने हाफ हाफ ऐसे मिला के एक बुक परचेज की। बुक क्योंकि दोनों की बुक है तो बिल्कुल सेंटर में रख के उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट है, ए जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, हेल्दी है, वो बुक को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसे ही बॉन्ड्स में भी होता है। जो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, जब वो डिफरेंट होते हैं तो उनमें कई बार ये देखा गया है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। उनकी इसी एबिलिटी को उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज होती हैं वो हम पॉलिंग स्केल पे डिफाइन करते हैं। पॉलिंग ने हमें बताया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनने की जो पावर है वो फ्लोरीन में, और उसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो उन्होंने असाइन की है पॉलिंग स्केल में वो है 4.0। उसके बाद सेकंड नंबर ऑक्सीजन का आता है। तो इन दोनों को हाईलाइट करके रखें भाई, ये दोनों हमारी प्रोडक्ट टेबल के हाईलाइटेड एलिमेंट है। इन्हें पिछले वाली प्रॉपर्टी में भी एक्सेप्शन शो की थी और यहाँ ये हाईएस्ट पोजीशन पे, ये भी। अब इसका ट्रेंड कैसे बनेगा? जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो एक ट्रेंड उनको क्लियर हो गया अट्रैक्शन का, तो उनके लिए फिर सारी चीजें आसान रहेंगी। इसी टाइप से हमारे पास एक होता है मेटेलिक कैरेक्टर, एक होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब डाउन द ग्रुप जाने से क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, तो बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा कि नीचे वाले जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर रहे हैं, तो उनके मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा रहेंगे। या डाउन द ग्रुप जाने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने से मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। मतलब एक चीज को समझाना है, दूसरा उन्हें अपने आप रिलेट करने में। इस तरीके से अगर हम इन 5-6 प्रॉपर्टीज को अपने बच्चों को क्लियर कर पाते हैं तो ये उनके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली आगे आने वाले टॉपिक्स।
मेरे ख्याल से संजय जी आपका सेशन पूरा हो गया है। धन्यवाद इसके लिए। और बहुत ही कम समय में आपने बहुत ही प्रिसाइजली अपने जितने भी पॉइंट्स थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो आगे केमिस्ट्री को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारी ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो है बहुत अच्छे से यूज होती हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आज जो भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी सेशंस हुए हैं हमारे, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सभी लोग अपना जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के दिमाग में आते हैं, आप अपना जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप अपने क्वेश्चंस जो है पोस्ट कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर हम लोग ऐसा ना रखें जैसे ये इस सेशन में भी और पिछले सेशन में भी बहुत अभी भी इंटरेक्शन बहुत कम देखने को मिला है। स्पेशली मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से अगर बात करूं तो क्लास में बच्चों के साथ हम लोग किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, क्या क्या बच्चों को समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को उनको समझने में दिक्कत होती है। अगर आप लोग ये समझ के कि ये प्रोग्राम सिर्फ हमें जो है पढ़ाने के लिए नहीं है, हम पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम कोशिश ये करें कि हम बच्चों को केमिस्ट्री और कैसे आसान बना सकते हैं और क्या क्या पेडागोजीज हो सकती हैं पढ़ाने के, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, असेसमेंट के कौन से तरीके हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सभी जो है लर्नेड हैं, सभी को अपने केमिस्ट्री में जो है कुछ ना कुछ महारत हासिल है। और हम चाहते हैं कि आप जो भी कोई भी गैप आपको दिखाई देता है आपको पढ़ाते वक्त, तो आप प्लीज यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करें इसको। और संजय जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने